हेलो। आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसी के साथ सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग और आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग की बहुत सारी विशेष और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। अब जो लोग इस बार हैं उनको भी और जो अगले ईयर से भी आने वाले हैं तो उनको भी नए बैच के लिए हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ शुभकामनाओं के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि शुभकामनाएं आपको साथ नहीं देंगी, ठीक है। वो अलग चीज़ है, ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग आप अपने आप को भी मेंटेन करिए, पढ़ने में खुद को प्रिपेयर ऐसा करिए कि एग्ज़ाम भी धोखा खा जाए एक बार, समझ रहे हो। चलिए आज देखते हैं कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स, और साथ ही साथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको बताना है, जैसे टाइप्स ऑफ मोशन में आपको बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स बताया गया है, लेकिन और जो फोर्सेस होते हैं इन द बेसिस ऑफ अदर तो वो आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। वो अभी आपको जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया और बहुत सारे फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये सभी ही फोर्स होते हैं। लेकिन मेनली 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि वो आपका बैलेंस फोर्स है या फिर अनबैलेंस फोर्स है, उसको आपको समझाया भी गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको बताया गया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो ऑफ मोशन का था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके अकॉर्डिंग आपने देखा हुआ था कि अगर कोई बॉडी है तो उसकी 2 पोजीशंस इसमें काउंट की जाती हैं। पहला है रेस्ट पोजीशन और दूसरा है आपका कौन सा पोजीशन, मूविंग, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है, तो मूविंग स्टेट में होती है। ये कब तक पॉसिबिलिटी होती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, समझ रहे हो बात को। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने का मतलब है या तो आप उसको मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दो या तो स्टॉप ऑब्जेक्ट को मूविंग स्टेट में ले आओ, यही होता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत आपको बताया गया था, और एग्जाम्पल भी है कि जैसे चलती हुई बस में आप बैठे हुए हैं तो अचानक से जब बस रुक जाती है तो झटका आगे की तरफ लगता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं, और साथ ही अब बात होगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, पहले बात को फिजिक्स के मेथड से मत समझो, सभी वर्ड को फिजिक्स के वर्ड में मत इंक्लूड करो। ऐसा वर्ड बनाइए कि वो वर्ड आपका फिजिक्स से थोड़ा बाहर और डेली लाइफ से थोड़ा ज़्यादा मिलता जुलता रहे, तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या बताया गया कि अगर कोई वस्तु है या कोई पिंड है, वो m किलोग्राम की है, मतलब m किलोग्राम की क्यों है, उसका मास मान लो x किलोग्राम है, कितना है, x किलोग्राम। या फिर ये जो बॉडी है ये 50 kg की है, कितने की है, 50 kg की है। दूसरी बॉडी ले लेते हैं, वो मान लो 30 kg की है, कितने kg की, 30 kg की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों को उठाना है, ठीक है। पहले 50 kg को जब आप उठाएंगे तो आपको अधिक से अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा, फोर्स आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आप वही 30 kg के ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो आपको थोड़ा कम बल लगाना पड़ेगा कि नहीं,
जैसे एक मान लो मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है। मोटे आदमी को उठाने में आपको पूरा मतलब जोर जांगर लगा के उठाना पड़ता है, लेकिन जो ये छोटा वाला आदमी, पतला सा आदमी होता है, बच्चा होता है, उसको आप आसानी से उठा के फेंक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई वस्तु बहुत ही हल्की है तो वहां पर हमें कम बल लगाना पड़ता है। ये बात हम जनरली भी जानते हैं कि वस्तु कम भारी है तो कम बल लगाना पड़ेगा, अधिक भारी है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। जब आपको कम वस्तु पर कम बल लगाना पड़ता है तो भारी वस्तु पर भारी बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा बल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर तो करता है। बल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। मतलब जो फोर्स होता है वो ऑलवेज मास पर डिपेंड तो करता है, लेकिन किस कंपैरिजन में डिपेंड कर रहा है? किस प्रोपोर्शनल में? प्रोपोर्शनलिटी में या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में? मतलब व्युत्क्रमानुपाती में या अनुक्रमानुपाती में? ये बात आप कैसे समझते हैं कि कोई चीज प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं। ये प्रोपोर्शनल का भी चिन्ह है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी चिन्ह है। डायरेक्ट मतलब अनुक्रमानुपाती का भी है, व्युत्क्रमानुपाती के लिए भी लगता है। कब अनुक्रमानुपाती होता है, कब व्युत्क्रमानुपाती? ये देखिए, जैसे मान लो F है और ये लगा है यब, तो इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब ये प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू होता है। लेकिन अब अभी मान लो मैंने कर दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये क्या हो गया? आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल टू नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसी को पढ़ा जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपान में है, उल्टा है, ये एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। जब आप पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू एम पढ़ेंगे। अब इसमें आप बताइए कि इसमें प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह लगाएं या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का? तो हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल टू का साइन लेंगे, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अगर फर्स्ट वाली कम हो रही है तो सेकंड वाली भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जब फोर्स बढ़ेगा तो उस वस्तु का मास अधिक होगा, तभी फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा। अरे वैसे भी जनरली बात है कि ज्यादा से ज्यादा भारी वस्तु को उठाने पे ज्यादा से ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि अधिक भारी वस्तु को उठाने के लिए अधिक बल लगता है, कम भारी वस्तु को उठाने में कम बल लगता है। इसलिए क्योंकि जो हमारा बल होता है वो यम के मतलब द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब है बल बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो बल भी घट जाएगा, बल घटेगा तो द्रव्यमान भी घट जाएगा। इन दोनों का संबंध ऐसा होता है। मतलब अगर तुम जीतोगे तो मैं भी जीतूंगा, तुम हार जाओगे तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? हार जाऊंगा। ऐसा ये सोचता है प्रोपोर्शनल टू। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा बल होता है वो द्रव्यमान के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है। फिर बताया गया कि ये जो फोर्स होता है, अभी सेकेंड लॉ में ही बता रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ही न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स होता है वो मास के प्रोपोर्शनल टू में होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के भी क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू होता है। एक्सेलरेशन में प्रोपोर्शनलिटी क्यों लगता है? क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपका जो वेलोसिटी, देखो अभी मान लो एक आप हैं या मैं हूँ, मेरे सर पे 50 किलो का बोरा रख दिया जाए। अब मुझे दौड़ा के कहीं दूर तक ले जाना है या 6 किलोमीटर तक जाना है, तो मैं उस 50 किलो के बोरे को लेके जा रही हूँ और दूसरा वाला मेरे साथ एक और है, वो 20 किलो का या 5 किलो का बोरा उठा के ले जा रहा है। तो बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा? 6 किलोमीटर की दूरी कौन पहले तय करेगा? मैं जो 50 कुंटल का बोरा लेके चल रही हूँ या 50 किलो का बोरा, या फिर जो 5 किलो का लिया हुआ है? जब वो भगेगा तो मैं भी बहुत देर तक, कुछ देर तक हो सकता है मेरे पास बहुत सारी हिम्मत है, वो बात की बात है कि मैं लेके चली जाऊंगी। लेकिन जब क्या होगा कि वो 5 किलो वाले भगेगा तो मैं क्या करूंगी? थोड़ा तेज भगूंगी।
और तेज भागूंगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी तो मैं और ज़्यादा नहीं भाग पाऊंगी, इसलिए क्या होगा कि मैं धीरे चलने लगूंगी और 5 किलो वाला जल्दी पहुंच जाएगा। होता है कि नहीं? क्योंकि उस टाइम में अब देखो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही नहीं, पहले मैं बहुत तेज चली, फिर धीरे चली, एकदम धीरे चल रही हूँ या वो बहुत तेज चल रहा है, तो ये जो फोर्स होता है ये एक्सेलरेशन के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। जब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ये ऐसा न्यूटन ने कहा। तो आपने क्या क्या समझा कि जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। पहला पॉइंट न्यूटन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी फोर्स जो होता है वो मास के क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। इस दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यही दोनों बातें उन्होंने बताई थी। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इसका भी फोर्स और इसका भी फोर्स दोनों किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं तो वो m और a के क्रॉस मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो अब देखो, जैसे इसमें भी फोर्स के क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ, इसमें भी फोर्स के प्रोपोर्शनल हुआ, तो फोर्स दोनों का सेम था इसलिए मैंने लिख दिया। ये दोनों प्रोपोर्शनल थे इसलिए प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया। लेकिन इन्होंने कहा जो मास है वो एक्सेलरेशन के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। समझ गया? तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए, आपको थोड़ा अदर जानने के लिए, वो ये है कि जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह दिख रहा है, आपको साइन दिख रहा है ना, अगर किसी भी फॉर्मूले में प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ है तो उस साइन को रिमूव करने के लिए अदर कांस्टेंट का हेल्प लेना ही पड़ता है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो कि जैसे मान लो मेरे पास 3 किलो कुछ है, कुछ भी है, 3 किलो चने ही है, मान लो 3 kg ग्राम, ठीक है, ये मेरे पास चने हैं और एक के पास 5 किलोग्राम चने हैं, ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों का बराबर कब होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी, ये दोनों कह रहा बराबर है, लेकिन कब बराबर होगा, जब इसमें 2 किलो और ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी हटा है। अगर ये हटेगा तो ये कब बराबर माना जाएगा, जब इसमें क्या कर देंगे, हम कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे जो इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और वो कितना है 2 kg। नहीं समझ में आया, बात समझ में नहीं आया, मैडम जी क्या बता दी, समझ नहीं आया। मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस दोनों को प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है, मतलब एक दूसरे के बराबर, अगर ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है तो वो भी कम हो रहा है, ऐसा माना गया है। लेकिन जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है। तो कांस्टेंट लगने का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट उस राशि के बराबर होगा जो यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतना हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो? अगर ये 3 किलो की वस्तु है और ये 2.5 किलो की वस्तु है तो इस पर यदि हम आधा किलो और ऐड कर देंगे तो ये भी 3 किलो की हो जाएगी, और ये जो के है वही आधा किलो है जो अदर यूज किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है बैलेंस, बराबर करना। समझ रहे हो? जैसे ये यहाँ पर यफ, अब यहाँ पर मैंने बताया ना कि यफ जो है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, एफ प्रोपोर्शनल टू ए, तो यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम क्रॉस ए। ये पहला बताया था, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहाँ पर एक ऐसा कांस्टेंट ऐड करेंगे जो इसके इक्वल कर दे इसको। समझ रहे हो? अगर इसके 5 किलोग्राम है और उसके पास 6 किलोग्राम है तो उस कांस्टेंट का मान 1 किलोग्राम होना चाहिए, तभी एक दूसरे के बराबर होगा।
समझ रहे हो? तो एफ इज इक्वल टू के एम ए। पता चला हमें कि के की वैल्यू यदि 1 रखी जाए तो भी ये एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो हमने मान लिया आफ्टर पुटिंग, या फिर डायरेक्ट लिख दो k इज इक्वल टू ए, पुटिंग k इज इक्वल टू 1, देन तब क्या होगा, हाँ एक ही रखा गया, क्योंकि इसमें एक क्यों ही रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब कि दोनों साइड से सिस्टम थे, जो पिन था वो दोनों इक्वल था, इसलिए इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ए हो गया। ठीक है, यही आपका फोर्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। तो इसके अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स जो होता है उसके मास के और एक्सेलरेशन के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। इसे ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। समझ रहे हो? न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल F, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो तो द्वितीय लॉ ही होगा। समझ रहे हो? न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल F क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात, ऐसे आपको लिखना ही है, ये लिखने वाला तरीका ही है, ये पढ़ने वाला तरीका नहीं है, ये याद भी हो जाता है और लिख भी लेते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और थर्ड नंबर, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चिन्ह से ही आपको सभी बातें समझ में आ रही हैं। ये F मतलब बल, M मतलब मास, F मतलब क्या है, फोर्स है। F का मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स है। M का मतलब क्या है, मास है। और इसका A का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। A का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। और फिर इसके बाद आपका क्या कहा गया, फोर्स, किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है, किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसके एक्सेलरेशन के मल्टीपल के एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद बताया फोर्स जो होता है वो मल्टीपल होता है किसके, मास और एक्सेलरेशन दोनों के। समझ रहे हो? इसके बाद बताया गया कि जो हमारा फोर्स होता है, किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का द्वितीय नियम है और यही न्यूटन का फॉर्मूला भी है। फोर्स के लिए यही फॉर्मूला यूज किया गया है। ठीक है, आपको यूनिट्स बताई दी गई हैं पिछले वीडियो में, आप जाके आराम से देख सकते हैं कि यूनिट्स इसकी क्या होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। अब देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले गांधी जी के बारे में सुना है ना। गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा है तो आप उसको कुछ मत बोलो, अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो तो वो आपको नहीं मारेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसे गिल्टी फील होता है और वो समझ जाता है कि गलती इस बंदे की नहीं है। तो भैया, क्या आप गांधी जी के रूलों का आप क्या करते हैं कि जो रूल उन्होंने बनाया था क्या वो रूल सही थे या फिर वो सही आदमी थे, ऐसा आपने नई हिस्ट्री में जो गांधी जी के बारे में आया है वो तो सदमे की बात है, काफ़ी सदमा दे रहा है। लोग नई नई बुक्स पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े हुए हैं। गांधी जी काफ़ी ज़्यादा, भले ही मैं कह नहीं रही हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऐसा है कि गांधी जी थोड़े चीप टाइप के आदमी थे। समझ रहे हो? न्यू हिस्ट्री आप उठा के देखिए, अगर आपको पढ़ना है, आपको इच्छाएं हैं गांधी जी के बारे में जानने की, तो आप नई हिस्ट्री आई है बुक में,
जो बुक आई है उसकी मार्केट में अवेलेबल भी हो गई है, आप उसको पढ़िए और गांधी जी के बारे में भी जानिए, उनके रूल को फॉलो मत कीजिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो गांधी जी ने जैसे कहा था कि अगर कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल भी अपना आगे कर लो। आज के ज़माने में भैया अगर क्या करोगे कि तुम कोई एक थप्पड़ तुम्हें मार रहा है, तुमने क्या कर दिया, कुछ नहीं बोला और दूसरा गाल भी आगे कर दिया, तो वो थप्पड़ उठाएगा और फिर आपको फटाक से मारेगा। ऐसा उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी जग जाएगी, भैया एक मारा सोचा, उसे लगता है ना कि धीरे लगा होगा तुम्हें, इसलिए तुमने सेकंड चीक भी आगे कर लिया है, तो वो सेकंड वाले पर भी लगा देगा। और कहीं बाई चांस तुमने ना फिर से नहीं बोला और फिर उसके सामने चले गए तो थर्ड वाला भी लग जाएगा। इसलिए अगर कोई एक उठाने की कोशिश कर रहा है तो ही रोक दो, समझ रहे हो? नहीं भैया पिट पिटा जाओगे। गांधी जी के जितने भी नियम है मुझे लगता है सब पिटने के लिए ही थे। जैसे उन्होंने नमक छोड़ो आंदोलन किया था, तो अगर नमक छोड़ देंगे भैया तो जिंदगी छूट जाएगी। अगर जिंदा रहना है तो नमक खाना ही है, बिना नमक के स्वाद आता नहीं है, और खाने का स्वाद जब तक नहीं आए तो अब शुगर भी बढ़ते हैं, काफ़ी लोगों को शुगर भी हो रहे हैं, तो अब कुछ लोग तो शुगर भी कहते हैं, शुगर ही होता है, शुगर की बात कर रहे हैं हम, सुअर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं कह दो मैडम जी सुअर सुअर चिल्ला रही थी, अब तो लोगों को सुअर भी हो रहा है, तो सुअर नहीं हो रहा है बल्कि शुगर हो रहा है, समझ रहे हो? तो मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको गांधी जी के बारे में बता रही थी कि इन्होंने जो थर्ड लॉ दिया था उसका नाम बताया था एक्शन रिएक्शन फोर्स। कैसा फोर्स बताया था? एक्शन रिएक्शन फोर्स। अगर कोई बॉडी आप पर कोई फोर्स अप्लाई कर रही है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और आपने क्या किया, एक आदमी इधर है, ये ए है और दूसरा इस साइड है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से इसको धक्का दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं दोनों। अब देखो यहाँ पर मान लो इनका कोई नाम होगा, कोई भी नाम ले लो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं तो नहीं लूंगी आज, इसको ए बी ही मान रही हूँ, यहाँ इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, देखो मत तुम ही लोग हो, बड़े हैंडसम लग रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब जैसे ए वाला जो पर्सन है उसकी डायरेक्शन देखो, मान लो इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन मान लो क्या है, ईस्ट है, कोई भी आदमी है वो ईस्ट की साइड अपना फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा वाला आदमी जो है वो वेस्ट की साइड अपना अब आपको पता ही है कि अगर आप इन फ्रंट आप जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो जब दूसरा आदमी आएगा तो उसका फेस मेरी तरफ ही तो टर्न होगा। अब हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर, जैसे घर में मार नहीं होती आप भाई बहनों में, तो जब आप एक दूसरे का कंधा पकड़ते हो ऐसे करके तो फेस जो होता है आपका इन फ्रंट होता है, फिर आप एक दूसरे पर धक्का देते रहते हैं। तो वही इनका भी है, इन दोनों की कुश्ती हो रही थी, अचानक से ये बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, समझ रहे हो? इनकी कुश्ती इधर का मुंह है और इनका मुंह इस साइड का है, समझ रहे हो? दोनों का फेस एक दूसरे को दिख रहा है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, खुद को छोड़कर ये क्या करने लगे, एक दूसरे को छोड़कर, मतलब एक दूसरे को मारना पीटना छोड़कर उस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे। तो ये इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा था, ये इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा था, इतना ज्यादा एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे कि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिली, वो सबसे खास बात है कि ये ईस्ट की तरफ अपना फेस टर्न किया हुआ था और ये वेस्ट की तरफ अपना फेस टर्न किया हुआ है। इसका मतलब है इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। मैंने अपोजिट क्यों कहा, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। ये बातें आपको पता है ना। तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसे थी, अपोजिट थी, पर इन पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो क्या था, इक्वल फोर्स था, समझ रहे हो? वही चीज न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु आप पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी आप पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन दिशा कैसी होती है, विपरीत। देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग, यदि कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है या किसी दूसरे व्यक्ति पर बल लगाती है तो दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति पर या उस वस्तु पर उतना ही बल
विपरीत दिशाओं में लगाती है। यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया क्या कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, ऑब्जेक्ट बी भी ए पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। ए जितना बी पर करेगा, बी उतना ही ए पर करेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। इसलिए लगने वाला जो फोर्स है वो ऑलवेज माइनस एफ के इक्वल होगा। मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21 कर सकते हो, वो बाय नेमिंग है। ठीक है, लेकिन दोनों पर इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, डायरेक्शन इनकी चेंज है। समझ रहे हो? तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप पर उतना ही फोर्स अपोजिट साइड में अप्लाई करता है। ऐसा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, अधिक से अधिक देखने का प्रयास करिए। समझ रहे हो? जितना देखोगे उतना समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। उसमें यदि बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, मोशन में होती है तो मोशन में हो जाती है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको बताया गया कि किसी बॉडी पर जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? उस मास और एक्सेलरेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। और थर्ड लॉ को उन्होंने क्या कहा था? एक्शन रिएक्शन फोर्स कहा था, और कहा था कि यदि किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है, बट अपोजिट साइड में। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। आपको तीनों मोशंस के लॉज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आपको बताते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम भी इसको कहते हैं। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? संवेग होता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? संवेग होता है। और संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि जो मास होता है, संवेग को, ये जो मोमेंटम होता है इसको P से डिनोट करते हैं। किससे? P से, कैपिटल P से, P फॉर पैरट वाले से, उसी से डिनोट करते हैं। इन्होंने कहा मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी पर लगने वाला मास इनटू वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल होता है। मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीपल ही आपका मोमेंटम कहलाता है। समझ में आया? मास और वेलोसिटी का मल्टीपल ही क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। संवेग किसे कहते हैं? एक बात में पूछा जाता है तो कहते हैं कि द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब द्रव्यमान और वेग का मल्टीपल होता है। द्रव्यमान और वेग का मतलब जो मास होगा और जो वेलोसिटी होगी, यदि इसके डिजिट्स को या फिर इसके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मोमेंटम के इक्वल हो जाता है। समझ रहे हो? पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है, जैसे आपने पोजीशन पढ़ा हुआ है, इसमें इस वीडियो में पोजीशन के बारे में भी बताया गया है। तो मोमेंटम जो होता है वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मोमेंटम होता है सिर्फ और सिर्फ मास और वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल होता है। हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसको आप ऐसे बाई एरो के निशान के डिनोशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप अगर ऐसे लगा देंगे तो आपको हर कोई समझ जाएगा कि ये एक सदिश राशि है, ये अदिश राशि नहीं है। सदिश राशि होने के लिए वेक्टर का जो चिन्ह है वो लगा दिया जाता है। समझ में आई बात? तो ये एक प्रकार की सदिश राशि भी है। और इसका अब यूनिट अगर पूछा जाए, बाय यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। समझ में आई बात? अब अगला टॉपिक है आपका, अब जैसे लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपको मोशन के जो तीनों नियम, गति के तीनों समीकरण थे, गति इक्वेशन ऑफ मोशन भी, वो भी आपको समझाया गया है। ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
और इसके बाद आपको बताया गया था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसकी प्रूविंग भी आपको करा दी गई है। तो ये भी इक्वेशन को आप समझ लीजिएगा, इसको मतलब जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, अगर मान लो इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, बड़ा लग रहा है, फार्मूला प्रूविंग में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे नीचे मैसेज करके बता दीजिए, तो मैं आपको इससे शॉर्ट फॉर्म भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।